नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेड स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। तो अभी तक हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था और अब हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेंस वाले और प्री वाले सब लोग देख लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर बनाने का, ताकि हम लोग और भी फैकल्टी ला पाए। तो जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट पूरा कीजिए ताकि हम लोग और भी फैकल्टीज आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स में लेके आ पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ढंग से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई नहीं पढ़ता तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही से बनते हैं। देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मुख्य विशेषताएं कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या मुख्य विशेषता है? ये एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ से? एक उनके कंटेंट से भी और इसकी स्पिरिट से भी। इसमें क्या हुआ है कि बहुत ये जैसा बना था वैसा नहीं है। अब इसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं। इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल भी है। जैसे 7th अमेंडमेंट हुआ, बड़े बड़े अमेंडमेंट बता रहे हैं। 42nd, 44th, 73rd याद है। देखिए, 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 44th वापस को रिस्टोर किया था। 7th था जिसमें बाउंड्रीज वगैरह वो की थी। 73rd और 74th में लोकल बॉडीज़, पंचायती राज वगैरह लाए थे। 97th में कोऑपरेटिव्स, 101 में जीएसटी वगैरह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये ऐसे अपडेट्स हुए हैं। उससे क्या हुआ है कि केशवानंद भारती में क्या हुआ है, इसमें देखो, इसमें क्या आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें तक लिमिटेड है। जैसे केशवानंद भारती में क्या किया कि आपको आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करने की शक्ति तो देता है, लेकिन उसके आप बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किया तो जुडिशरी उसको आपको रोक देगी। ठीक है, तो ये है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम देख दीजिए। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है अपना। ठीक है, उसमें क्या है, जब लागू हुआ था तब उसमें एक तो प्रीएम्बल थी, 395 मतलब 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, और 8 शेड्यूल थे इसमें उस समय। लेकिन आज की डेट में, मतलब अपन 2019 तक की बात करें तो एक प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जिसको 25 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आप देखोगे तो 8वां नंबर, 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th और 12th ये लोकल बॉडी वाले ये ऐसे ऐड कर दिए थे। अब इसमें क्या है कि इतना लंबा क्यों, इतना बड़ा बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? इतना एलिफेंट साइज क्यों बनाया, मतलब लिखा हुआ क्यों है? क्योंकि अपना यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, जैसे 4 फैक्टर्स। ज्योग्राफी फैक्टर क्या है कि अपनी कंट्री बहुत 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 बड़ी, वास्ट, डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत से आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है, जो बहुत ही पहले से बल्कि था। ठीक है, और अपन यहाँ फेडरल नहीं है, मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सारे स्टेट के 29 स्टेट्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बड़ा होना ही है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, वहाँ पे लीगल लोग ज़्यादा थे, जो वकील लोग ज़्यादा थे, तो वो ज़्यादा समझ रखते थे, उन्होंने ज़्यादा आर्टिकल्स डाल दिए। तो ये पहला फीचर है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत से सोर्सेज से लिया गया है। बहुत से देशों को इन्होंने विजिट किया, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट कमेटी में जो लोग थे, और उनमें से जो भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अपन अपने अंदर समाहित कर ली। ठीक है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना हुआ है। उसमें सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा अपना सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्टली आर्टिकल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी की वो है, जो आर्टिकल्स है, जैसे वो हमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूएसएसआर से है, फ्रांस से है, साउथ अफ्रीका से है, जापान से लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्लस बाहर से कंट्री से ली, जो अच्छी चीज़ें लगी वो अपन ने अडोप्ट की है सबसे। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया अपने? फेडरल स्कीम ली, जुडिशरी ली है, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, द पब्लिक सर्विस कमीशन, और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब वहाँ से लिए गए। ठीक है, अब क्या है, अपना ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक तो रिजिड है और उतना ही फ्लेक्सिबल भी है।
मतलब चेंज करना आसान है और उतना भी टफ भी है। जैसे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 368 जो होता है वो अपन को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की पावर प्रदान करता है, ठीक है, अपना शक्ति प्रदान करता है। तो उसमें दो तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब पहला स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 वोटिंग, मतलब 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, प्लस मेजोरिटी ऑफ द स्टेट से वो वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रिजिडिटी का रूप। और कुछ प्रोविजंस है जो आप नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हो, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का रूप, ठीक है। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ चीज़ों में बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कुछ चीज़ों में बहुत ही रिजिड है। इसका मतलब वो ब्लेंड है अपना, ठीक है। कठोरता जिसे बोलते हैं और लचीलापन जिसे बोलते हैं, लचीलापन मिश्रण है। हाँ, अब देखिए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अपना सिस्टम है तो फेडरल, बहुत से स्टेट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन पावर कहाँ सेंट्रलाइज है, सेंटर में। रिजिडिटी पावर किसके पास है, सेंटर के पास, ठीक है। तो सेंट्रली बायस्ड है। अब जैसे देखिए कुछ पावर्स है जो फेडरल के हिसाब से है, जैसे फेडरल सिस्टम है, जैसे इसमें 2 गवर्नमेंट सिस्टम है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर में अलग होती है। डिवीजन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी फेडरल सिस्टम का पार्ट है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म, ठीक है। और यूनिटरी का पार्ट क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होती है, या फिर अपन ड्यूल सिटीजनशिप भी कैरी नहीं करते, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल, मतलब स्टेट गवर्नर भी सेंट्रल से अपॉइंट होते हैं, मतलब यूनिटरी का हिस्सा है। ऑल इंडिया सर्विस, एक ही सर्विस वाले पूरे इंडिया में काम करते हैं, IAS IPS। इमरजेंसी प्रोविजन में सारा देश एक हो जाता है। ये सब यूनिटरी के फीचर्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपने यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट होती है, अपने द्वारा चुने हुए नेता पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो अपना एक नेता चुनता है और वो गवर्नमेंट चलाता है। तो ये अपने यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, वो कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। अपन ने अमेरिका प्रेसिडेंट रूल वाला प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ने अपने नहीं चुना है, अपन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट वाला अपन ने चुना है, ठीक है। अब क्या क्या फीचर है इंडिया में, जो अपने यहाँ क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, मेजोरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मतलब जो एग्जीक्यूटिव की है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेजिस्लेचर के लिए होती है, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, जो भी मिनिस्टर बनेगा वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है, मतलब अपने वो चुनाव होना जरूरी है। और जो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो अपन नेता होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट रूल नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर रूल करता है। और रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, मतलब अगर आप मेजोरिटी में नहीं हो तो आपको रिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रियल नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव, मतलब रियल तो है प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी, मतलब अपने यहाँ क्या है कि ये पार्लियामेंट तो सॉवरेन ही है, लेकिन जुडिशरी उसको क्रॉस चेक करके रखती है। मतलब पार्लियामेंट कोई भी रूल बना सकती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना सकती है, और कोई भी मालाफाइड मैनर में ऐसा कुछ बना तो जुडिशरी उसको सुपरवाइज कर देगी, मतलब उसको ओवरटेक कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है, उसको चेक कर सकती है, ठीक है। तो ये भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। अब देखो वो मेन फीचर थे, बाकी के फीचर हैं जो छोटे छोटे हैं, जो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, मतलब इनको आगे डिटेल में और समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखिए इंटीग्रेटेड कैसे है। अपने यहाँ अगर किसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, मतलब ये इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट की कोई भी अपील वो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हाई कोर्ट ले सकता है, तो एक पूरा एक सिस्टम है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब उसमें लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी सैलरी वगैरह कुछ भी लेजिस्लेचर से कुछ नहीं है, उसका खुद का अलग सिस्टम है। तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट भी है। फंडामेंटल राइट्स अपने पास यहाँ पे दो आर्टिकल 14 से 32 तक, और क्या है, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, ये सब अपने पास आर्टिकल, ये अपने फंडामेंटल राइट्स, ये हम पढ़ेंगे आगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, आर्टिकल 34 से 51 तक क्या है, ये गाइड करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कि अपना देश कैसा बनेगा या कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा आगे, ठीक है।
ये भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अपन ने बाद में ऐड की थी 51A, ठीक है। तो वो भी है, कहाँ से ली हुई, USSR से ली हुई है। सेकुलर स्टेट, अपना जो है स्टेट है वो सेकुलर है, ठीक है। अपना कोई भी अपना स्टेट किसी भी मजहब को, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रखते हैं इनको। प्रमोट मतलब थोड़ा सा अलग है अपना सेकुलरेशन और वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन अपन सेकुलर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अपने यहाँ सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। कुछ जैसे कोई भी ऐसा नहीं है किसी को भी कास्ट, रेस, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, बर्थ के आधार पर उसको अलग नहीं किया जा सकता। बर्थ के आधार पर मतलब एज से तो किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों पे उसका वोट का अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक अमेंडमेंट हुआ था 61st अमेंडमेंट 1988 में। उस समय जो एज की उम्र पहले 21 हुआ करती थी, उसको 18 कर दी थी। सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल सिटीजनशिप अपने यहाँ फॉलो नहीं होती। स्टेट की और सेंट्रल की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं हो सकती, तो एक सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिपेंडेंट बॉडी, अपने पास अपने यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑर्गन जो है, तीनों से एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऊपर जाके जब मिनिस्टर बनते हैं तब वो थोड़ा सा ब्लेंड होते हैं, तो उस लेकिन नीचे सारे एक इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन है यहाँ पे 352, 365, 352, 356, 360। तो इमरजेंसी के टाइम अपन यूनियन हो जाते हैं, एक यूनिटी लेवल पे काम होने लगता है। 3 टियर गवर्नमेंट मतलब पंचायत लेवल पे अपने पास गवर्नमेंट होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे होती है। मतलब 3 टियर गवर्नमेंट है ये। पहले नहीं था, पहले 2 टियर गवर्नमेंट थी, लेकिन जैसे ही 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, ये 2011 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गलत लिख दिया, ये नहीं है, ठीक है, 1952-53 होगा, हाँ 92-93 होगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास 3 लेयर हो गया, गवर्नमेंट हो गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी ऐड कर लिया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। तो ये थे फीचर्स के मेन हेडलाइन याद कर लीजिएगा, प्री वाले, मेंस वाले और प्रीलिम्स वाले, जो इसमें अमेंडमेंट्स है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार। यूनिक फीचर है, स्पिरिट इसकी यूनिक है, सब सारे कंट्री से लिया हुआ है, सबसे मिला के लिया है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आया था तब 395 आर्टिकल्स थे, जो 22 पार्ट में डिवाइड थे, 8 शेड्यूल्स थे और एक प्रीएम्बल्स थी। 2019 में क्या है, एक प्रीएम्बल्स है, 470 आर्टिकल्स है जो 25 पार्ट में डिवाइड है और 12 शेड्यूल्स थे। क्यों हुआ, ज्योग्राफिक फैक्टर्स है, खूब सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, अपने पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल और स्टेट के लिए, इसलिए भी हो सकता है। और डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज, मतलब लीगल लोग बहुत ज़्यादा थे, वकील बहुत थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इसलिए उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया इसको। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत से कंट्री से लिया गया है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ब्लेंडेड रिजिडिटी, मतलब जितना कठोर है उतना ही फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। रिजिड है मतलब 2/3 मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ द स्टेट से वेरीफाई कराना, ये वो होता है। और वरना कुछ चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर सकते हो, मतलब दोनों का ब्लेंड है यहाँ पे। फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम है, 2 तरह की स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, लेकिन यूनिटरी ज़्यादा है क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, IAS है, इमरजेंसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये यूनिटी की तरफ करती है इशारा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने ब्रिटेन से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म बनी है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स भी है, ये देख लीजिएगा। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट सॉवरेन है लेकिन जुडिशरी के चेक पर कुछ है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अ सेक्युलर स्टेट अपना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको अधिकार है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 टियर गवर्नमेंट है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्या क्या कमियाँ हैं इसमें, मतलब लोग क्या करते हैं। अब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपना खुद का नहीं है, जब ऐसे ऊपर से थोपा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अपन पे डाला गया है, उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब थोपा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। लोग ये भी कहते हैं कि कार्बन कॉपी ऑफ 1935, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्ट्स, ज़्यादातर चीज़ें अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है, तो लोग इसे कार्बन कॉपी भी बोलते हैं। अन इंडिया, एंटी इंडिया, मतलब क्योंकि ये दूसरे कंट्री से लिया हुआ है, या फिर ऐसी, मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है, जो एक्ट है, उसी को यहाँ बनाया गया था, इसलिए एंटी इंडिया और एंटी अन इंडिया माना जाता है।
अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी की फिलोसॉफी को ज़्यादा फॉलो नहीं हुआ, ज़्यादातर चीज़ें गांधी जी की फिलोसॉफी वो DPSP में है, तो इसलिए इसको अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एलिफेंटाइन साइज मतलब बहुत ही बड़ा है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लॉयर्स के लिए पैराडाइज है। ये था अपना द फीचर, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, होप आप लोग सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों के पास हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो पूरा हो सके और हम लोग और भी फैकल्टी ले पाएँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पीस।